जहाँ तक हो सके सिंपल में सॉल्व किया करो, क्योंकि कई बार आप पहले वैल्यू डाल देते हो तो पहले से कैलकुलेशन कबाड़ होने लगती है, तो सिंपल में सॉल्व करो, इट्स बेटर। लेकिन जिसको फॉर्मूला ही नहीं पता वो क्या करेगा, जिसको पता ही नहीं कि भाई सीधे सीधा आप इलेक्ट्रोस्टैट को उठा के एक बार मैग्नेट में डाल सकते हो, तो कैसे होगा। मैं खूब सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं कम क्वेश्चनों में काम नहीं चला रहा, मैं कंजूसी नहीं कर रहा, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन ये आपको वीडियो शायद घंटा सवा घंटा का हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से आप कोई पेपर उठा कर देख लो, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ठीक है 2 तो आते ही आते हैं, मतलब ये लेक्चर आपको 8 से 12 मार्क्स दे सकता है। तो उसके लिए करना क्या है भाई, उसके लिए सबसे पहला काम ये, मैं आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगा जितने भी काम आते हैं, उन सभी फॉर्मूले को अपने ठीक है अपने सुंदर सुंदर हाथों से लिख लेना है, सुंदर सुंदर तरीके से। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो भी दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको बिल्कुल ही रट्टे पड़े तो कोई नहीं, फास्ट फॉरवर्ड में करते चलना। और मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, मैं खूब थोक के भाव क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी, और उन सभी क्वेश्चनों को अपने हाथों से करना है। अगर आप इसको लिख नहीं रहे हो तो प्लीज़ आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मत देखो, कुछ और देख लो, वेब सीरीज़ देख लो। लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो आप इसका पूरा बेनिफिट उठा के जाओगे। मुझे नहीं पता है ये लेक्चर कितनी देर का होगा, मान लो अगर घंटे भर का भी हुआ तो आप इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करके 30-35 मिनट में निपटा सकते हो। मतलब कुल मिला के आप चाहो तो फटाफट करके घंटे भर के अंदर आप 8 से 12 मार्क्स अपने पक्के कर सकते हो। तो बिना टाइम बर्बाद किए, आपके टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करते हुए हम सीधे चलते हैं। मैग्नेटिज्म हॉट टॉपिक्स, ठीक है, काफ़ी हॉट टॉपिक है, ठीक है, आपको बहुत ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैग्नेटिज्म का यूज़ EMI में पड़ता है, AC में पड़ता है, तो आपको ये करना पड़ेगा ठीक से, है ना। चलो भाई, तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायट सावर्ट लॉ, इसका सबसे बेसिक लॉ होता है। जैसे कूलम्स लॉ में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, 1/4πε0 Q/r²। सेम ऐसे ही होता है, बस ध्यान रखना मैग्नेटिज्म थोड़ा उल्टा होता है। जैसे कि हमारे पास मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट होता है, तो अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे आता है तो म्यू नॉट ऊपर आता है, 4 पाई की जगह 4 पाई है, ठीक है बच्चों। यहाँ भी कुछ r² का लफड़ा है, जैसे ये dl r/r³ है तो एक r कट जाएगा। तो dl एक करंट का छोटा सा एलिमेंट होता है जो करंट की दिशा में होता है, r वो जगह होती है जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये हो गया dl r sin थीटा, तो r से r कट का नीचे r² आ गया, बिल्कुल सेम से फॉर्मूले, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले सेम से, बस ध्यान रखना एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट ऊपर नीचे रहते हैं, ठीक है। एक नीचे तो दूसरा ऊपर, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, ठीक है बच्चों। अगर थीटा 0 हो जाए आपके पास तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों, 0। अब थीटा 0 कब हो सकता है, अगर मैं एक dl सा सेक्शन ले लूँ और अगर मैं इधर रहूँ तो उस केस में थीटा 0 है, और अगर इधर रहूँ तो dl इधर है और मैं इधर हूँ तो थीटा 180 डिग्री है। तो दोनों केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। मतलब अगर आपको कोई भी ऐसी तार दिखे और इससे एक लाइन गुजर रही है तो उस पूरे लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों, 0, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें ऐसा कुछ होता है, तो उस हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड आप काट सकते हैं। तो इस लाइन के दिशाओं में, इस लाइन की रेखा में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट है टेस्ला है। कई बारी ऐसा भी देखा गया है कि एक टर्म आ गई गॉस, गॉस कुछ नहीं होता, एक CGS यूनिट होती है। आप याद कर लेना, एक टेस्ला में 10,000 गॉस होते हैं। कितने गॉस होते हैं बच्चों, 10,000, याद रहेगा, रहेगा भाई। आगे चलते हैं, मेरा थोड़ा गला खराब है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा बियर करें, आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, आपको ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम हमेशा देते रहते हैं, फिर भी दे देते हैं, अच्छी चीज़ बांटनी चाहिए, सुनानी चाहिए, कि अपनी एक टेस्ट सीरीज़ है AOTS ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। इसमें आपको रियल फील ऑफ GE में आएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलता है बच्चों, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं, लाइव मेंटरशिप सेशंस मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपके तैयारी में आपको हेल्प करेगी, ज़रूर परचेज़ करें। चलो भाई, अब एक स्ट्रेट वायर के कारण फील्ड क्या होती है, मैं इसको डिराइव नहीं करूँगा। अगर स्ट्रेट वायर है, इसका ऊपर वाला सिरा θ1 एंगल बनाता है, नीचे वाला θ2 बनाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाय 4 पाई r sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। दिशा कैसे देखते हैं बच्चों, फॉर डायरेक्शन टेक एनी एलिमेंट एंड सी बी इज पैरेलल टू dl क्रॉस r। मतलब आप इसका कोई भी छोटा सा हिस्सा ले लो, सपोज आपने dl यहाँ ले लिया और यहाँ से पोजीशन वेक्टर इधर है, तो dl क्रॉस r अंदर आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ भी हिस्सा लोगे तो भी dl क्रॉस r अंदर आएगा, यहाँ लोगे तो भी dl क्रॉस अंदर आएगा। तो कुल मिला के आप कोई भी हिस्सा ले लो, आप dl क्रॉस r कर सकते हो। या एक तरीका ये है कि जो करंट है, ठीक है बच्चों, करंट को अंगूठे की दिशा में रखो, ठीक है, और राइट हैंड यूज़ करो, और जो आपका उंगलियों का कर्ल है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगा। तो ऐसे है तो इधर इधर होगा, इधर अंदर होगा। तो आपने इधर रखा अंगूठा और इस पर्टिकुलर जगह पे आपकी उंगली अंदर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी बच्चों, अंदर की तरफ, ठीक है बच्चों।
तो इस तरीके से आप एक चक्री से घुमा सकते हो। ठीक है बच्चों, यही सब लिखा पड़ा और कुछ नहीं है। चलें आगे, चलो जी आगे चलते हैं। अगर इन्फिनाइट वायर्स हैं तो अगर इन्फिनाइट वायर्स हैं तो नेचुरल सी बात है, ये आपका θ1 θ2 दोनों कितने हो जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। और दोनों 90 डिग्री हो जाएगा तो जो मेरे पास फॉर्मूला था उसमें θ1 भी 90 हो गया, θ2 भी 90 हो गया, साइन 90 सबको पता होता है। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 नहीं साइन 90 ठीक है, साइन 90 1 होता है। मेरी थोड़ी आवाज़ आज लड़खड़ा सकती है, थोड़ी जख्मी सी आवाज़ है, जख्मी शेरनी हो रहा है मेरा गला है ना। तो ये दोनों 90 90 हो गए, साइन 90 साइन 90, 1 + 1 2 हो गया। तो आपके पास यहाँ 2 यहाँ 4, 4 से 2 कट गया तो μ0I/2πr हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सही है। ऐसा केस रेयर है थोड़ा ना, लेकिन अगर आ जाए जैसे कि मान लो वायर ये है और वैसे हम लोग क्या करते हैं कि θ2 नीचे θ1 ऊपर, लेकिन इसमें θ1 θ2 दोनों ऊपर हो गए तो कुछ नहीं करना, एक एंगल ऊपर वाले का 60 डिग्री लेना है और नीचे वाले का जो एंगल है वो आप अगर नीचे होता तो θ2 लेते, लेकिन ऊपर है तो वो -30 लोगे क्योंकि हमारे लिए θ2 नीचे होता है। ठीक है, कभी भी केवल क्रॉस या डॉट दिखे तो उस केस में ये इन्फिनाइट वायर ही कंसिडर करनी है। जैसे कि पर्टिकुलर इस केस में अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये डॉट है तो आप इसके आसपास क्या बनाओगे, आप इसके आसपास बनाओगे सर्कल, ना कि सर्कल। तो सर्कल ऐसे है तो ये नीचे की तरफ है, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगी। ऐसे ये डॉट है, इसके कारण भी सर्कल बना लो, ठीक है, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगी। अब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो जाएगी तो बेसिकली दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को आपको ऐड करना है। तो कभी भी डॉट क्रॉस दिखे तो इसका मतलब ये इन्फिनाइट वायर्स हैं और आप इनके मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी से देखते चलो, लिखते चलो तो ही मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सही है, और सारे सवाल करने। अगर एक चार्ज कोई v वेलोसिटी से जा रहा है और इससे r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो सिंपल सी बात है, बायट-सावर्ट लॉ ही है। जैसे हमने बायट-सावर्ट लॉ में क्या पढ़ा था, μ0I dl क्रॉस r/r, ये सेम ही है। अगर आप क्या करो, जैसे इस फॉर्मूले में dt से डिवाइड कर दो, dt से मल्टीप्लाई कर दो, तो dl/dt तो v हो जाएगा और I dt जो होगा वो आपके पास करंट इनटू टाइम क्या होगा, चार्ज होगा। तो आप इसको बेसिकली μ0 q/4π v क्रॉस r/r³ कर सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर आप याद नहीं भी करो तो आपको याद आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो एक छोटी सी लेंथ dl को v dt मान सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली वही कह रहा हूँ मैं, आपने इस I में dt मल्टीप्लाई किया, dl को dt से डिवाइड कर दिया, तो I dt आपके पास dq हो गया और dl/dt आपके पास v हो गया। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। आगे चलें बच्चों। ठीक है, कितना फ़ायदा हो रहा है सोचो बच्चों। आपको कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने नहीं बना रखे तो सीधे सीधे छापते चलो, आपके काम आएगा। ठीक है, फील्ड ड्यू टू रिंग, एक रिंग के कारण सेंटर पर फील्ड होती है μ0I/2r, सीधा फॉर्मूला है। अगर एक थीटा आर्क है, जैसे कि मान लो पूरी रिंग ना होकर के उसका एक थीटा सा आर्क है, केवल इसकी फील्ड पूछिए तो कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड लगाना है। 2π एंगल पे इतनी होती है, थीटा पे θ/2π से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, सिंपल तरीका है, बिल्कुल यूनिटरी मेथड चलना है। ध्यान रखना, अगर कभी n टर्न्स हैं तो कुछ नहीं करना, करंट की जगह I की जगह NI हो जाएगा। जैसे एक तार है करंट I है, अगर डबल तार है ट्रिपल है तो 2I 3I कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रिंग के एक्सिस पर जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को प्लीज़ रट लेना बच्चों, इस पर कई बार सवाल आते हैं और बच्चा उस समय डिराइव करने लग जाता है। डिराइव करने का उस समय टाइम नहीं होता, बहुत खटाखट सवाल करके निकलने होते हैं। तो सेम फॉर्मूला होता है, कुछ अलग नहीं होता है। ऊपर r² आ जाएगा, नीचे r² + x² आ जाएगा। यहाँ छोटा r भी रेडियस है, बड़ा r भी रेडियस है, आप छोटा r लिखो बड़ा r लिखो, आपकी इच्छा है। ध्यान रखो बच्चों, अगर आप इसमें x को 0 कर लेते हो तो आप, ये रिंग है, अगर आप x को 0 कर लेते हो तो अगर आपने x को 0 कर लिया तो ये नीचे r² की पावर 3/2, नीचे r³ ऊपर r² तो नीचे r ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक मैंने छोटी सी गलती कर दी, बताओ क्या छोटी सी गलती ये की कि यहाँ पे पाई नहीं आएगा, पाई इन्फिनाइट वायर के केस में आता है, यहाँ पे 2r होगा। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी गलती है तो आप देख लेना। ठीक है बच्चों, सही है। डायरेक्शन जानने का वही तरीका है। अच्छा, मैं कभी भी सॉलिड लाइन बनाता हूँ तो पेपर के बाहर है, डॉटेड लाइन है तो पेपर के अंदर है। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे राइट हैंड की उंगलियों को कर्व करते हो, अंगूठा डायरेक्शन दिखाता, तो इधर फील्ड इधर होगी, ऐसे इस केस में फील्ड इधर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सेंटर पे एक्सिस पे कैसे ही पता चलता है, जैसे कि मान लो सपोज कोई करंट कैरिंग वायर ऐसे है तो इसके एक्सिस पर और इसके सेंटर पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गए। सिंपल है बच्चों, मज़ा आ रहा है। ठीक है, सीखने को मिल रहा है, सब सीख रखा होगा, कभी ना कभी आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो आपको मज़ा आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते रहता हूँ, प्लीज़ बच्चों सवाल करना, जितने भी सवाल हैं।
एक अगर एक चार्ज सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो वो भी करंट के इक्विवेलेंट है, और उसका जो करंट होगा वो चार्ज बाय टाइम होगा। टाइम कितना होगा, 2π/ω होगा, तो इसको q/2π लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखो तो μ/2r होती है, आई को आप q/2π लिख सकते हो, तो नीचे 4πr आ गया। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। एक सोलेनॉइड है, अगर सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो μ0NI/2 sin θ प्लस sin θ2 होती है। ठीक है, θ1 इधर का एंगल है, θ2 इधर का एंगल है। ठीक है बच्चों, ठीक है, जहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं। ठीक है, अगर एक बहुत बड़ी सोलेनॉइड है, बहुत लंबी सोलेनॉइड है, और हम उसके सेंटर के आसपास हैं, तो वो अगर बहुत ही लंबी सोलेनॉइड है, बहुत ही लंबी, तो उस केस में क्या होगा बच्चों कि अगर इतनी लंबी सोलेनॉइड है, बहुत जैसे 10 किलोमीटर लंबी, तो ये दोनों एंगल आपके पास कितने हो जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। और अगर दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए तो साइन 90 प्लस साइन 90 क्या हो गया, 1 + 1 2, 2 से 2 कट गया, तो μ0NI आ गया। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो हो जाता है वो μ0NI हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आप किसी एज पर हो, तो अगर आप किसी एज पे चले गए, सपोज, तो मैं ये डायग्राम बना, तो अगर आप किसी एज पर चले गए तो बच्चों इधर वाला एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन इधर वाला इस एज का एंगल तो 0 डिग्री हो गया, क्योंकि वो एज तो वहीं उसके नीचे होगी। तो उस केस में एक एज 0 हो जाएगा और दूसरा एज जो होगा वो आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में /2 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक सोलेनॉइड है तो उसके सेंटर पर जो फील्ड होती है, ठीक है, वो एज की डबल होती है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ गया तो जिसको फॉर्मूला पता है वो तो लिख आएगा, और जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो बेचारा डिराइव करते रहेगा। ठीक है, डिराइव करने का टाइम ही नहीं अपने पास। अच्छा, अ सोलेनॉइड इज बाय डिफॉल्ट आइडियल। हम सोलेनॉइड को बाय डिफॉल्ट आइडियल मानते हैं। आइडियल मतलब एक बहुत लंबी सोलेनॉइड है, एंड वी कंसीडर फील्ड नियर इट सेंटर, सो मैग्नेटिक फील्ड इज कंसीडर यूनिफॉर्म। तो आइडियल सोलेनॉइड बेसिकली वो होती है जिसके में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, हम उसके एजेस पे नहीं जाते, उसके बीच के आसपास रहते हैं, और वो फील्ड μ0NI होता है। ठीक है बच्चों, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ये कहता है जैसे वहाँ पे होता है E.ds = फ्लक्स बराबर Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ B.ds भी फ्लक्स होता है। ठीक है, ये एक क्लोज सरफेस का इंटीग्रल, लेकिन ये वैल्यू 0 आती है। इसका 0 आने का रीज़न ये है कि अगर आप एक कोई भी क्लोज सरफेस ले लो तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बच्चों, ये क्लोज लूप में होती हैं। क्लोज लूप का मतलब ये जाएगी तो आएगी भी। तो मान लो अगर दो लाइन निकलती हैं तो +1 +1 ये फ्लक्स +2 हो गया। तो जब दो लाइन अंदर जाएंगी उसी को मिलने के लिए, तो वही फ्लक्स -1 हो जाएगा, मतलब टोटल फ्लक्स +2 -2 कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो बेसिकली इसमें फ्लक्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कभी भी नेट फ्लक्स 0 होता है किसी भी क्लोज सरफेस का। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बचपन से पढ़ते हैं, ये क्लोज लूप में होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होती है वहाँ पर ज़्यादा फील्ड है, और ये क्रॉस नहीं करती क्योंकि क्रॉस के डायरेक्शन पे अपने पास दो फील्ड मिलती हैं, जो कि मिलना इम्पॉसिबल है। दो फील्ड लाइंस आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। दो फील्ड लाइंस हमेशा ध्यान रखना बच्चों। एक मैग्नेट की, तो मैग्नेट की ऐसी होती है कि नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ से अंदर आती है, लेकिन ध्यान रखना ये बाहर भी होती है अंदर भी होती है। ठीक है, यहाँ नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में घुसेंगी। और एक वायर की, तो वायर के आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, इसका ध्यान रखना। और दिशा पता है, अगर करंट ऊपर की तरफ है तो आपने ऊपर ऐसे रखा हाथ और आपकी उंगलियों की फोल्ड की दिशा में ये होते जाएगा। तो यहाँ तक हमको सब समझ में आ रहा है, हम सब लिखते भी चल रहे हैं, हम सब रटते भी चल रहे हैं, और हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि जब हमसे सारे क्वेश्चन होंगे तो हमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कुछ कर सकते हैं, हम बिल्कुल मचा देंगे। ठीक है, आगे चलें। चलो भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक हो, मैं तुम्हारा कितना टाइम बचा रहा हूँ, तुम फालतू में जाके नोट्स लिखो, ये करो वो करो, देखो कितनी फटाफट अच्छी रिवीजन हो रही। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है फॉर एनी क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप होता है, ये एक लूप है। ठीक है, तो B.dl उस क्लोज, इसका मतलब क्लोज लूप है ना। B.dl जो है वो μ0I इनसाइड होता है, इसमें केवल अंदर वाला करंट जोड़ना है। करंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ लूप। जैसे कि मान लो ये एक लूप है, तो आपने इसकी सेंस एंटी क्लॉकवाइज ले ली, तो इसका मतलब इसमें आप DL ऐसे लोगे, यहाँ पे DL ऐसे लोगे, यहाँ पे DL ऐसे लोगे। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर I1 I2 I3 I4 करंट है, इन करंट्स का कुछ नहीं करना, बाहर में जाए करंट। अब क्या करना है, B.dl बराबर μ0I इनसाइड। अब अगर ऐसे सेंस है तो अपन क्या करेंगे, अपन हाथ को ऐसे मोड़ेंगे, ये दिशा पॉजिटिव है, मतलब इसमें I2 पॉजिटिव होगा, I1 नेगेटिव होगा। तो इस केस में I2 पॉजिटिव I1 नेगेटिव हो जाएगा, तो बाहर वाले करंट लेने नहीं है। और जो अंदर वाले करंट है उसमें भी ध्यान देना है कि जो आपने सेंस ली है उसके हिसाब से जो है वो पॉजिटिव है, और जो उसके हिसाब से नहीं है वो नेगेटिव है। सिंपल सी चीज़। ठीक है बच्चों, आगे चले। चलो जी, ये पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मेरे ख्याल से मैंने फॉन्ट छोटे कर लिए, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन्फिनाइट करंट कैरिंग सिलेंडर, मतलब ये एक सिलेंडर है भोंपू सा, और इसमें करंट अंदर की तरफ है। सपोज
अब इसमें यहाँ से सेंटर से आर दूरी पर अगर हम अंदर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट जे आर बाई टू। जे होता है करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम बाहर हैं तो कुछ नहीं करना, सारा करंट सेंटर पे मान लेना है और सिंपल म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर जो हमारा सारा फॉर्मूला होता है वैसे लग जाएगा। तो बाहर के लिए सारा करंट सेंटर मान लो। अगर जे दे रखा है तो टोटल आई की वैल्यू होगी जे इंटू टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर एक इन्फिनाइट करंट कैरिंग वॉल है, मतलब एक पूरी दीवार ऊपर से नीचे इन्फिनाइट उसमें करंट आ रहा है, ठीक है बच्चों, तो दीवार में अगर करंट आ रहा है अंदर की तरफ ऐसे आ रहा है तो किसी दूरी r पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट लैम्डा बाई टू होती है अगर इन्फिनाइट है तो, ठीक है। इसका यूज़ कम आता है लेकिन कभी आ गया तो आप ही कर पाओगे अगर आपको फॉर्मूला आता है तो। अगर इसमें कोई कैविटी है तो कैविटी में हमेशा ध्यान रखना इस कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, ठीक है। इन केस ऑफ कैविटी इनसाइड, ठीक है, सच सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है एंड इट इज, भाई तू हट जा, इधर आ जा, हाँ भाई हद कर रहा है ये, हाँ, एंड इट इज फील्ड एट सेंटर ऑफ कैविटी हैड देयर बीन नो कैविटी। इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको देखना हो, इनसाइड कैविटी बी बराबर म्यू नॉट जे आर बाई टू। आप समझना, इस कैविटी को हटा दो तो सेंटर से आर दूरी पर फील्ड क्या होती है म्यू नॉट जे आर बाई टू, मतलब इस कैविटी के अंदर उतनी ही फील्ड होगी जितने इसके सेंटर पे होगी, कब, जब कैविटी नहीं है, तो म्यू नॉट जे आर बाई टू हो गया। ये टोरॉइड है, टोरॉइड ऐसा कुछ होता है, इसका और सोलेनॉइड का बिल्कुल एक फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। बस इसमें कई बार क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं दे रखे, तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे n तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, तो n बाई 2 पाई आर कर देना, बस हो गया सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो लो जी, हमने इतने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, आगे चलते हैं। थोड़े फॉर्मूले ज़्यादा हैं लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, इससे पता नहीं क्यों लेकिन क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है बच्चों। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज, अगर कोई चार्ज है उसको मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, इसको क्यू वी भी साइन थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा वी और बी के बीच का एंगल है, ठीक है। फोर्स निकालने के लिए वी क्रॉस ही, मतलब इस केस में फोर्स अंदर की तरफ हो, ठीक है। ये फोर्स जीरो तब हो सकता है जब या तो वेलोसिटी जीरो हो या दोनों पैरेलल और एंटी पैरेलल हो, क्योंकि पैरेलल एंटी पैरेलल में थीटा कितना हो जाएगा, या तो जीरो हो जाएगा या 180 हो जाएगा, और साइन जीरो साइन 180 दोनों क्या होते हैं बच्चों, जीरो होते हैं। तो हमको मजा आ रहा है, हमको कॉन्फिडेंस से बिल्ड और हम करेंगे, ठीक है बच्चों। लोरेंस फोर्स, लोरेंस जेड आएगा, लोरेंस फोर्स इज नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और लोरेंस फोर्स की वैल्यू होती है मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये मैग्नेटिक फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स है, इन दोनों को जोड़ के लोरेंस फोर्स आ जाता है, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ दे रखी हैं, तो दोनों फोर्स को ऐड कर देना, ठीक है, लेकिन वेक्टोरियली ऐड करना है, ऐसे मत ऐड करना। चलो भाई, अब कुछ केस देखते हैं। पहला केस है कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इस केस में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, रेडियस की वैल्यू एम वी बाई क्यू बी होती है, ओमेगा वी बाय आर होता है, तो वी बाय आर, तो वी के नीचे आर ले आओगे तो क्यू बी बाय एम हो जाएगा। टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा कितना है, क्यू बी बाय एम है, तो 2 पाई एम बाई क्यू बी हो जाएगा, तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m होती है, आपको पता ही होगा, तो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं 2mk का रूट पता ही होगा, तो रेडियस ये मोमेंटम बाय क्यू भी है, तो मोमेंटम की जगह 2mk बाय क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल फॉर्मूले, और ट्रस्ट मी इस अकेले इन फॉर्मूले पे जो पेज पे दिख रहे हैं बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, मैं इनकी डेरिवेशन भी करा सकता हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर का सो मोटो ये नहीं है कि मैं आपको डेरिवेशन कराऊँ, ये तो केवल आपको सारे कंसेप्ट देने के लिए ताकि आप सीधे सीधे अस्त्र शस्त्र लेकर आ जाओ, है ना, सीधे एग्जाम में उतर जाओ। ये अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए नहीं, शस्त्र को ले जाने के लिए, बना तो आप साल भर में चुके हो, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आगे। अगर बी और वी के बीच में एंगल 0, 90, 180 नहीं, 0, 180 पे क्या होता है बच्चों, फोर्स लगता ही नहीं है। 90 पर क्या होगा बच्चों, सर्कुलर मोशन होती है। अगर कुछ और है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, ये मोशन हेलिकल होती है, हेलिकल मतलब इस टाइप की जैसे दिख रही है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा को हम पैरेलल कंपोनेंट बोलते हैं, वी साइन थीटा को परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं। इस वी कॉस थीटा पर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाता, मतलब वो तो वी कॉस थीटा ऐसे चलते जाते हैं जो पैरेलल, तो वी पैरेलल से तो वो चलते जाएगा। जो वी साइन थीटा है वो इधर आएगा, और वी साइन थीटा क्या करेगा बच्चों, वी क्रॉस वी एक सर्कुलर मोशन बनाएगा, तो उससे क्या होगा, सर्कुलर मोशन चलते जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वो जैसा दिख रहा है वैसे वैसे चलते जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि हर चक्कर के बाद वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो एक चक्कर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं पिच, ठीक है बच्चों। अब रेडियस पहले क्या होता था बच्चों, एम वी बाई क्यू बी, अब एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। तुम बोलोगे एम वी साइन थीटा क्यों, अरे भाई एम वी साइन थीटा इसलिए क्योंकि सर्कुलर मोशन वी से नहीं है, सर्कुलर मोशन किससे है बच्चों, वी साइन थीटा से है, तो एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी हो गया, जिसको हम एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी बोल सकते हैं।
टाइम पीरियड में स्पीड का कोई लेना देना नहीं है, 2 पाई एम बाई क्यू बी रहेगी। पिच जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन। तो अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो किससे चल रहा है, वी पैरेलल से, और एक चक्कर का टाइम पीरियड क्या है, टी है। तो वी पैरेलल इंटू टी कर दिया, वी पैरेलल वी कॉस थीटा हो गया, टाइम हो गया 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो यहाँ से हमारे पास पिच की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, पिच पे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं आते। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन पे ही आते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यार देखो आपके ज़िंदगी में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, किसी पे भी आ सकते हैं, तो पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और हम सवाल सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हर कंसेप्ट पे लगभग 1 से 2 सवाल करा दूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, और कोई मुश्किल क्वेश्चन भी तो आप उससे जूझ सको। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर ये तो हो गया ना, हाँ, फोर्स बिटवीन 2 मूविंग चार्जेस, अगर 2 चार्जेस है सपोज ऐसे चल रहे हैं, तो अगर मुझे फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फील्ड बाय फर्स्ट पार्टिकल निकालना है, इस पर इसके कारण फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे पता ही है, तो फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, तो Q2 V2, और 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, 1 की मैग्नेटिक फील्ड होगी Q1 Q बाय 4 पाई Q1 V1 बाय आर स्क्वायर। तुम बोलोगे कैसे, मैंने कभी तो मैंने बताया था कि भाई किसी भी मूविंग चार्ज के कारण जो फील्ड होती है वो कितनी होती है बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई Q V क्रॉस R बाय R क्यूब, यही तो होता है। तो इसके कारण जो फील्ड होगी उसमें B1 यहाँ पे Q1 आ जाएगा, V की जगह V1 आ जाएगा, नीचे R स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल सेम है। और दिशा कैसे देखेंगे, V क्रॉस R से, तो V इधर है और इधर निकालनी है, तो V क्रॉस R अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, इधर आ गया। अब इस पर फोर्स किधर होगा, इस पर फोर्स की डायरेक्शन होगी V क्रॉस B, तो V क्रॉस B इधर की तरफ आएगा लेफ्ट, तो इस पर जो फोर्स होगा वो लेफ्ट आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैंने सारी वैल्यू लिख दी, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अगर इस पर फोर्स लेफ्ट है तो आप इस पर भी लगा सकते हो, बिल्कुल सेम होगा, बस ध्यान रखना अगर इस पर फोर्स लेफ्ट है तो इस पर फोर्स राइट आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो भाई हमको खूब मजे आ रहे हैं, हम खूब सीख रहे हैं, आनंद आ रहा है। अब हम धीमे धीमे क्वेश्चन के लिए तैयार भी हो रहे हैं, और सर आप हमको क्वेश्चन दो, हम क्वेश्चनों को फोड़ देंगे। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, ये एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। एल लेंथ ऑफ वायर होता है इन डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, एक्चुअली जैसे अगर करंट इधर जा रहा है तो लेंथ इधर मानोगे, और करंट अगर उधर जा रहा है तो लेंथ उधर मानोगे। ठीक है, अगर वायर स्ट्रेट नहीं हो, जैसे मान लो वायर ऐसी है, तो आप इसको एक डिस्प्लेसमेंट वायर से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो भी फॉर्मूला वही लगेगा आई एल क्रॉस बी, लेकिन ऊबड़ खाबड़ वायर को आप रिप्लेस कर सकते हो। अब सोचो अगर इतनी बड़ी वायर है तो इससे रिप्लेस करेंगे, लेकिन सोचो अगर वायर क्लोज है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वायर होगा वो तो जीरो लेंथ का हो जाएगा, क्योंकि वहीं से उठ के आप वहीं आ गए। तो उस केस में आपके पास L जीरो होगा और फोर्स भी जीरो होगा। तो कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपको क्लोज्ड वायर मिल रही है तो उस पर फोर्स नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है बच्चों, सिंपल चीज है। आगे चलते हैं। अगर 2 पैरेलल इनफिनाइट वायर्स हो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसके यूनिट लेंथ पे या इसके यूनिट लेंथ पे जो फॉर्मूला होता है, इस पे सीधे सीधे सवाल आते हैं, वो होता है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। ठीक है, अगर करंट पैरेलल है तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, और अगर रिपल्सिव होगा अगर एंटी पैरेलल हो, तो अगर दोनों में सेम दिशा में करंट जा रहा है तो अट्रैक्ट करेंगे, उल्टी दिशा में करंट जा रहा है तो वो रिपेल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये होगा तो अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये होगा तो रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। चलो भाई आगे चलते हैं। केस ऑफ बार मैग्नेट, देखो बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स मतलब पहले भी आते थे लेकिन इस बार लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस बार मैग्नेट अलग से थोड़ा मेंशन्ड है कि कॉइल कैसे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, मतलब है कुछ, आप इसको ध्यान से पढ़ो। कहने का मतलब एक बार आप सिलेबस भी देख लेना, तो इस पर क्वेश्चन हमेशा से आए, लेकिन इस बार थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ो, मेरे को लगता है इससे क्वेश्चन आएंगे। केस ऑफ बार मैग्नेट, देखो भाई बार मैग्नेट भी एक डायपोल मूवमेंट की तरह होता है, जिसमें माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज होता है। यहाँ पे 2 पोल्स होते हैं, एक को माइनस भी बोल देते हैं, प्लस भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक मैग्नेटिक डायपोल, अब इसका एक डायपोल मूवमेंट होता है, और वो जैसे वहाँ पे चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस होता है। तो अगर ये पोल स्ट्रेंथ माइनस पी और प्लस पी है, साउथ को माइनस पी, और इसकी दिशा जो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, सही है, ये हो गया अपने पास। अब ये जो आपके पास दिख रहा है, ये टेबल कुछ नहीं है, एनसीईआरटी की है, ये द डायपोल एनालॉजी है। इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलॉन नॉट नीचे होगा तो इसमें म्यू नॉट ऊपर होगा। ठीक है, वहां पर डायपोल मूवमेंट होता है P, यहाँ पर डायपोल मूवमेंट होता है M। ठीक है बच्चों, जैसे कि इक्वेटोरियल लाइन पे एक छोटा सा डायपोल होता है, तो आपको पता है कि उसके इक्वेटोरियल लाइन पे, मतलब ये डायपोल है,
तो इक्वेटोरियल लाइन ये होती है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है KP/RQ, ठीक है। माइनस इसे लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डाइपोल राइट होता है और फील्ड लेफ्ट होती है। वैसे ही इस जगह पे दोनों पैरेलल होते हैं, वो 2 KP/R³ होता है बच्चों। सेम चीज़ यहाँ पर है कि के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम ऐसे ही होगा, बस इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, इसमें μ0/4 पाई होगा। P की जगह M आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट है, R³ की जगह R³ बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसे टॉर्क वहाँ पे P क्रॉस ही था, यहाँ पे टॉर्क M क्रॉस भी होगा। M आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे ही जो पोटेंशियल एनर्जी है U से दिखाते हैं, वहाँ -P डॉट ई थी या -M डॉट बी था। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो प्लीज़ इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लें या सिंपल याद कर लें, दोनों में इकट्ठे काम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से अगर आपको किसी जनरल पॉइंट पे फील्ड निकालनी हो तो पहले फॉर्मूला होता था, आपको याद होगा, ठीक है, KP/RQ पहले फॉर्मूला होता था डाइपोल का, KP/RQ 1 + 3 cos² थीटा, जहाँ पे डाइपोल से किसी एंगल थीटा पर आप फील्ड निकालते हो, ठीक है बच्चों। अब अगर आप इस लाइन पे एक्सियल पे तो थीटा को 0 कर दो तो cos 0 1 होगा, तो ये 2 KP/R³। और अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो तो थीटा को 90 कर दो, थीटा को 90 करोगे तो cos 90 0 हो जाएगा, तो ये KP/R³ हो जाएगा। सेम चीज़ वही है। तो यहाँ भी आप सेम कर सकते हो कि अगर डाइपोल ये है साउथ से नॉर्थ इधर और इससे थीटा एंगल पर हो तो ये हो जाएगा K की जगह मतलब μ0/4 पाई P/R³ 1 + 3 cos² थीटा, ठीक है। तो किसी भी जनरल एंगल थीटा पे आप फॉर्मूला तो आप निकाल सकते हो फील्ड कितनी होगी, ठीक है बच्चों। सिंपल चीज़ चल रही है, मज़ा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको सीखने को मिलना चाहिए और लिखते रहो बच्चों, है ना, सब कुछ लिखते रहो। ये नहीं कि बाद में PDF पोस्ट करूँगा, आप टेलीग्राम पे ढूंढोगे भाई सर ने PDF डाली है वहाँ से, नहीं भाई, ध्यान रखना जो आपने अपने हाथों से लिखा ना उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। जो आपने समझ के लिख लिया उससे जल्दी कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो अपने हाथों से लिखो, वो किसी भी टाइपिंग से किसी भी चीज़ से लाख गुना बेहतर है, आपकी मेहनत है उसके अंदर, है ना। आगे चलते, कंपैरिजन ऑफ करंट कैरिंग लूप विद अ बार मैग्नेट। एक करंट कैरिंग लूप भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो बड़े डिस्टेंस पे करता है, लेकिन आपको डिस्टेंस बड़े ही आएंगे, ठीक है बच्चों। अब ये एक मैग्नेट की तरह है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट Ni है, जहाँ पे N उसका नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, A उसका एरिया है, ठीक है। अब दिशा कैसे देखते हैं, जैसे करंट ऐसे है तो वही बात है, राइट हैंड को फोल्ड करो, अंगूठा दिशा दिखाएगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट या नॉर्थ पोल की दिशा ये है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो भी तो नॉर्थ से निकलता है, नहीं निकलता। अरे भाई ये साउथ है नॉर्थ है तो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर होगा, तो ऐसे इसका नॉर्थ पोल इधर बन जाता है। और जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है बच्चों आपके पास, ठीक है बच्चों। तो मैग्नेटिक मूवमेंट Ni हो जाता है। अब सपोज आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि भाई मुझे बता यहाँ से थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड बता, भाई मैं आपको सीरियसली बताऊँ, जिसको ये चीज़ नहीं पता वो सवाल कर ही नहीं सकता। आप इंटीग्रेट कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, यू विल बी फेल्ड, पॉसिबल ही नहीं है सवाल को करना। तो सिंपल सी बात है, KP/R³ K μ0/4 पाई, P की जगह M है जो Ni होगा, डिवाइड बाय R³ 1 + 3 cos² थीटा। आप इस सवाल को आराम से कर सकते हो, ठीक है बच्चों, सही है। मैं लिख रखा है ऑल फॉर्मूलाज ऑफ लास्ट पेज आर वैलिड फॉर लार्ज डिस्टेंसेज ओनली। बड़े डिस्टेंसेज के लिए ये भी फॉर्मूला वही फॉर्मूला। इफ डिस्टेंसेज इन केस डिस्टेंसेज आर नॉट लार्ज देन यूज योर ब्रेन एंड रिमेंबर गॉड। अगर डिस्टेंस बहुत छोटे हैं तो भाई साहब वो सवाल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। ऐसा सवाल आपको जेईई मेन में तो नहीं आएगा, एडवांस में आएगा तब की तब देख लेंगे, ठीक है बच्चों। अगर टॉर्क का पीछे फॉर्मूला था ही, जैसे मान लो ये कोई लूप है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर होगा प्लेन का परपेंडिकुलर, बी इधर है तो टॉर्क M क्रॉस B होगा, मतलब MB sin थीटा होगा। M को अपन Ni बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो जी सर, हमको खूब सीखने को मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और हमारे शॉर्ट नोट्स बनते जा रहे हैं, हम लिखते चल रहे हैं, बस ये इंपॉर्टेंट, लिखते चलो, ठीक है बच्चों। लिखने में कोई नुकसान नहीं, लिखोगे तो एकदम चीज़ दिमाग में सेट हो जाती। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी घटनाएँ देखी, कोई अपनी लाइफ की टीचिंग्स ज्ञान लिख देता है, वो अमर हो जाता है, किताब हो जाती है। कोई रिकॉर्ड कर देता है, अमर हो जाता है, ठीक है बच्चों। आजकल तो अमर होना बहुत सिंपल है, तो आप भी लिखते रहो, लिखना बहुत जरूरी है, उसको रिकॉर्ड करना जरूरी, नहीं तो चीज़ें निकल जाती हैं साइड से। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या होता है बच्चों, ये दो हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं और ये रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है, एक्चुअली ये जो कॉइल होती है वो ऐसी होती है। तो ये कॉइल जब ऐसी होती है, जो दिखा रखी है ना, ये ऐसी होती है तो इस फील्ड में होती है, जब ये तिरछी होती है तो इस फील्ड में आती है। मतलब ये जैसी भी रहे, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो प्लेन होता है वो फील्ड में होता है। तो अगर उसका प्लेन फील्ड में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसका जो एरिया वेक्टर है या मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इधर है। मतलब बेसिकली M और B के बीच में एंगल हमेशा कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। तो ये ऐसी फील्ड बनाता है हॉर्सशू मैग्नेट कि हमेशा
वो जो कॉइल है वो फील्ड के पैरेलल रहेगी, ऐसे होगी तो भी फील्ड के पैरेलल, ऐसे होगी तो भी फील्ड के पैरेलल, और उसका जो परपेंडिकुलर है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो उसके परपेंडिकुलर होगा, ताकि थीटा हमेशा कितना हो 90। अब होता क्या है बच्चों, देखो कि जैसे ही आप करंट लगाते हो तो क्या होता है, वो घूमने लग जाता है। घूमने को लगता है टॉर्क के कारण। जैसे कि मान लो, आप समझना, जैसे कि मान लो ये इधर है, तो इधर मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो एम क्रॉस बी टॉर्क आ गया। टॉर्क अंदर की तरफ, मतलब ये बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी। अब जब घूमती है तो इसके ऊपर क्या होता है कि ये आपको दिख रहा है एक स्प्रिंग सी होती है। तो ये अगर मान लो ये कैसे भी घूमेगा, अगर ये ऐसे घूमेगी तो स्प्रिंग इसको उल्टा घुमाना चाहेगी, और ये इधर घूमेगी तो स्प्रिंग उसको सीधा घुमाना चाहेगी। इट्स लाइक कि आप मेरे हाथ ले घुमा रहे हो, ठीक है ना, तो आप मेरे हाथ ले घुमाओगे तो आप ऐसे घुमाओगे, लेकिन मेरा हाथ एक उल्टा टॉर्क लगा देगा, तो स्प्रिंग इस पर उल्टा टॉर्क लगाती है। अब ये बैलेंस कब होता है, जब मैग्नेटिक टॉर्क और स्प्रिंग का टॉर्क आपस में बैलेंस हो जाता है। मैग्नेटिक टॉर्क एम बी साइन 90 होगा, स्प्रिंग का टॉर्क जो होता है वो के फाई होता है, जहाँ पे फाई एंगल होता है, के आपका टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, या टॉर्क कांस्टेंट कुछ ना कुछ दे रखा होगा, तो के को आपको टॉर्शनल कांस्टेंट या कुछ दे रखा होगा, कई लोग सी से भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो एम होता है NIA, बी साइन 90 खत्म हो गया, के फाई, तो फाई हो गया इतना। अब ध्यान रखना, बहुत छोटी चीज़ है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी ये होता है कि वो एंगल बटे करंट, ठीक है बच्चों, एंगल बाय करंट। जैसे मान लो, जैसे आपके कई दोस्त होते हैं, ठीक है, मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ, तो जैसे मेरे को कोई ना ऐसे कमर पे ऐसे उंगली से मार, मैं तुमसे कूद जाता हूँ, तो मैं ज़्यादा सेंसिटिव, खुद की उंगली से नहीं होता, कोई दूसरा मार दे मैं ऐसे हो जाता हूँ। और कई ऐसे होते हैं कि आप उंगली के, आप उनके मतलब चक्कू मार दो तो भी वो बैठे रहेंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं, मार ले, ठीक है। तो जो कूद जाता है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ऐसे तो होता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव तब होगा जब थोड़े से करंट से ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ जाए, ठीक है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का अच्छी बात है कि इस पर डिफ्लेक्शन दोनों साइड आ जाता है। आप करंट की दिशा बदलोगे, डिफ्लेक्शन बदल जाएगा, देख के आप ऐसे पता कर सकते हो कि उसमें दोनों साइड डिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि कम करंट पे ज़्यादा फाई हो जाए, एंगल हो जाए, तो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो फाई बाई आई एन बी बाई के आएगा। सीरियसली इस डेफिनेशन पे सवाल आ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता सेंसिटिविटी क्या, आप सवाल गलत कर दोगे सब कुछ आते हुए भी। प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें समझो, ठीक है बच्चों। ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी कुछ नहीं होता, 5 पर यूनिट वोल्टेज होगा। अब वोल्टेज क्या होगा, आई आर, मतलब सिंपल सी बात, इसको आर से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे आर जो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। फिगर ऑफ मेरिट जो है, इस पर भी सवाल आ चुका है, ये इसका ठीक उल्टा होता है, तो आप इसको उल्टा कर दो, फिगर ऑफ मेरिट बन गया, ठीक है बच्चों। तो जिसको पता है वो सवाल कर लेगा, इसको नहीं पता वो सारा मैग्नेटिज्म करके, आप रूडोव कर लो, पाथफाइंडर कर लो, क्रोटोव कर लो, वर्मा जी कर लो, दुनिया भर की चीज़ें सॉल्व कर लो। अगर आपको यही नहीं पता कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है तो काम खराब है, ठीक है बच्चों। ये वेयर आर इज यहाँ कहाँ से आ गया, चलो पता नहीं, चलो बच्चों आगे। अच्छा, अब इसके अलावा एक चीज़ और होती है, डायाफेरो ससेप्टिबिलिटी और फलाना ढिमकाना। अर्थ मैग्नेटिज्म तो कोर्स से निकल गया। हिस्टेरेसिस एक होता था लूप, और कुछ चीज़ें होती थी जो कि मेंशन नहीं है, तो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको अलग से डील करूंगा क्योंकि बच्चों ने जनरली पढ़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इससे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हो सकता ना भी आए, तो मैं अलग से डील करूंगा। तो हमने बच्चों यहाँ तक मैग्नेटिज्म की सारी थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। तो आपने सारी थ्योरी पढ़ ली, तो एक बार अभी क्या करना, आप इस वीडियो को पॉज करो और सारे के सारे फॉर्मूले सही से देख जाओ, देख लिया एक बारी। अब आप देख लो कि मुझे कौन सा फॉर्मूला भूलता है। जैसे कि नॉर्मली बच्चों को फॉर्मूला भूलता है, एक रिंग है उसके एक्सेस पर, ठीक है ना, म्यू नॉट आई r² r² प्लस x² की पावर 3/2। अब सारे फॉर्मूले आप भूल के, मतलब सॉरी याद करके, अब आप कॉपी पेन लेके सवाल करने बैठना। तो मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, शायद कुछ 20, 22, 23 क्वेश्चन कराऊंगा, उन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है बच्चों। तो हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं इसके बाद से। तो ये है पहला क्वेश्चन, आई होप आपने सारे फॉर्मूले रट लिए, ठीक है बच्चों। तो कॉपी पेन लेके देखो, क्वेश्चन करने का यही तरीका है कि सबसे पहले पॉज करो, क्वेश्चन खुद करो, फिर देखो मास्टर क्या कर रहा है, ठीक है। ये भी देखना जरूरी है मास्टर क्या कर रहा है, फटाफट में देख लेना, 2x पे देख लेना कि भाई जो हमने किया उससे मास्टर का तरीका अच्छा है या मास्टर ने कुछ नया बताया नहीं, और फिर आंसर देखो। चलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हैज, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम और व्हाटएवर। तो देखो बच्चों, टॉर्क कितना होता है, टॉर्क अगर मैं देखूं तो टॉर्क होता है p sin थीटा। टॉर्क एक वेक्टर है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो होगी p प्लस माइनस जो भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली एक वेक्टर में प्लस माइनस दिशाएं होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि
वेलोसिटी +4 और -4 दोनों बराबर ही हैं मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि एक 4 राइट एक 4 लेफ्ट है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी +4 -4 में डिफरेंस है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी +4 का मतलब 0 से 4 ऊपर और -4 का मतलब 0 से 4 नीचे। तो वो सीरियसली मतलब एक उधार होता है और एक होता है उधार देना, एक होता है उधार लेना, ठीक है। तो स्केलर में थोड़ा सोचना पड़ता है, वेक्टर में तो केवल मॉड्यूलस देखो। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है पी होगी और ये होगी थीटा बराबर 90 डिग्री, 270 भी हो सकता है, कुछ भी कर लो, प्लस माइनस का। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका 0 होगी और ये होगा थीटा जब कितना होगा बच्चों 90 नहीं, थीटा होगा 0 डिग्री। 360 और 0 सेम ही है, 180 भी चलेगा। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है आपके पास, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है मेरे पास वो होता है P cos थीटा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है मेरे पास -P cos थीटा होता है, -P.E, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों वो +P होगी, और ये तब होगा जब cos थीटा आपका -1 होगा, मतलब थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। और इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -P होगी, -P तब होगा जब थीटा आपके पास 0 होगा, ठीक है बच्चों। अब इसको देख के हम देख लेते हैं आंसर क्या है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम। भाई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब टॉर्क मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब है, पाई पर। उस समय टॉर्क जो है वो आपके पास 180 है, पाई तो एक ही बात है भाई। उस समय तो भाई टॉर्क मिनिमम होता है, तो गलत हो गया। दूसरा, जीरो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टॉर्क इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी बच्चों, जब थीटा आपके पास 90 डिग्री होगा, और थीटा 90 डिग्री होगा तो उस केस में टॉर्क मिनिमम नहीं होगा, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन, जीरो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी बच्चों, यू आपका जीरो होगा तब जब थीटा कितना होगा 90 या 270। तो क्वेश्चन अगला कह रहा है जीरो पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क इज मैक्सिमम, बिल्कुल सही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क मैक्सिमम है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो बस 3 हो गया, काम खत्म होगा, चौथा खुद देख लेना, ठीक है बच्चों। तो आंसर सी आएगा, सी है बिल्कुल सही, थर्ड आंसर है। आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपसे क्वेश्चन होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो बढ़िया रहेगा, मजा आएगा, मजे में पढ़ते रहोगे, अच्छे स्कोर लाओगे। अगला, अब आर मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इतना, ये मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है, ठीक है बच्चों। अच्छा, is placed along the direction of a uniform magnetic field of ये इतना है, ठीक है। The work done in rotating the magnet slowly through 60 डिग्री from direction of field, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर ये फील्ड की दिशा है तो एक बार मैग्नेट है वो पहले इस दिशा में था और इस दिशा से उसको 60 डिग्री पे घुमा दिया, ये तो हुआ बच्चों, ठीक है बच्चों। अब अपने को बताना है इस केस में वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन बेसिकली जो आपने काम किया वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में चला गया, तो वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है। अब यू फाइनल कितना होगा, -P cos थीटा होता है, तो cos थीटा फाइनल हो गया, और ये हो गया -P cos थीटा इनिशियल। तो बेसिकली वर्क डन कितना हो गया, P cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। ओ थोड़ी सी गलती होगी, पूछो क्या, अरे पी नहीं लिखना चाहिए, एम भी लिखना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं अगर पी लिख भी दूं तो उसको एम भी मान लेना, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैट की जगह मिक्स पे चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब एम आपको दे रखा है 2 × 10⁵, बी मैग्नेटिक फील्ड 14 × 10⁻⁵, इनिशियली cos 0 है, फाइनली ये 1 है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो आपको बेसिकली क्या करना है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना है आपके पास, तो 14 × 28 और ये हाफ आ गया, तो ये आंसर आ गया 14, ठीक है बच्चों। और पावर ये -5 है, तो आपके पास आंसर 14 जूल हो गया, तो ये 1 आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, है कि नहीं, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। तो लो जी, कितने सिंपल के नंबर है, आंसर फर्स्ट है, ठीक है। आप देख लो और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, लेकिन जिसको फॉर्मूला ही नहीं पता वो क्या करेगा, जिसको पता ही नहीं कि भाई सीधे आप इलेक्ट्रोस्टैट को उठा के एक बार मैग्नेट में डाल सकते हो, तो कैसे होगा, ठीक है बच्चों। अगला, एक स्मॉल बार मैग्नेट है, इस प्लेस्ड विद इट एक्सिस 30 डिग्री विद एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ इतने, ठीक है, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ इतना, द मिनिमम वर्क डन। देखो मैं बार मैग्नेट करा रहा हूँ क्योंकि लोग कराते नहीं जनरली, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बच्चों, आए भी हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन है, उसके बाद अपन और टॉपिक्स पे आएंगे।
द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो बच्चों, इसमें दो चीजें हैं। देखो फोर्स तो जीरो होना ही है, ठीक है। एक डाइपोल पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जीरो होना ही है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे होता है, क्योंकि एक पे फोर्स प्लस क्यू, एक पर फोर्स माइनस क्यू ही, ठीक है ना। जैसे मान लो नॉर्थ है साउथ है और फील्ड इधर है, तो नॉर्थ पे इधर साउथ पे इधर फोर्स कैंसिल हो जाता है, टॉर्क क्यू होता है। अब टॉर्क इक्विलिब्रियम में जीरो होगा और टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क तभी जीरो हो सकता है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो बच्चों, जब थीटा आपके पास या तो जीरो हो या फिर 180 हो। ध्यान रखना 0 डिग्री पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180 डिग्री पर होता है। ये हमेशा सत्य है, ठीक है, मैग्नेटिक केस में भी और इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में भी, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन कह रहा है स्टेबल टू अनस्टेबल, तो वर्क डन का फॉर्मूला था हमारे पास कितना था बच्चों, एम बी साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, यही तो था, ठीक है बच्चों, यही था बच्चों। एक बार देख लेते हैं, हमने निकाला था, ठीक है, कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। हो जाती गड़बड़ी अभी, इसको लिख दो बच्चों, कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, ठीक है बच्चों। अब स्टेबल से अनस्टेबल मतलब थीटा इनिशियल 0 डिग्री है, थीटा फाइनल 180 डिग्री है, तो ये 0 cos 0 1 और फाइनल मतलब cos 180, तो बेसिकली 2 MB आ गया। अब आपको 2 MB निकालना है। अच्छा, अब टॉर्क क्या करना है बच्चों, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि टॉर्क मेरे पास कितना है 0.018, ठीक है, MB की वैल्यू दे रखी। कब, जब एंगल कितना है बच्चों 30 डिग्री, तो साइन 30 आ गए यहाँ पे। अब करना क्या है बच्चों, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ से MB की वैल्यू निकाल लोगे, ये 1/2 आ जाएगा, 0.036 आ जाएगी। इस MB की वैल्यू यहाँ करना है 0.036, 0.036 का डबल कितना हो जाएगा बच्चों, 36 का डबल 72, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। लो जी, हो गया काम। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला टॉर्क का, पोटेंशियल एनर्जी का आपसे सवाल करा देगा। आगे चलते हैं, अब गैल्वेनोमीटर पे आते हैं बच्चों। एक गैल्वेनोमीटर है, इसमें 6 मिली एम्पियर करंट गया, 2 डिग्री डिविएशन हुई, फिगर ऑफ मेरिट। मैंने क्या कहा था भाई, फिगर ऑफ मेरिट जो होता है वो सेंसिटिविटी का उल्टा होता है। सेंसिटिविटी क्या होती है बच्चों, देखो आप याद कर लो भाई, मैग्नेटिक टॉर्क होगा और एक स्प्रिंग का टॉर्क होगा। मैग्नेटिक टॉर्क कितना होता है बच्चों, M क्रॉस B, MB, तो NIAB हो गया, ठीक है। मैं वैसे आपको याद होनी चाहिए लेकिन मैं लिख देता हूँ, ये K थीटा होता है। तो जो करंट सेंसिटिविटी होता है वो होता है थीटा बाय करंट, तो वो कितना हो गया बच्चों, NAB/K, ठीक है, थीटा बाय आई NAB/K। और जो आपका फिगर ऑफ मेरिट है वो आपका इसका ठीक उल्टा होता है, K/NAB, ठीक है बच्चों। तो इसकी जरूरत नहीं फिलहाल यहाँ पे तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि फिगर ऑफ मेरिट होता क्या है। तो फिगर ऑफ मेरिट बेसिकली, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी, वो हो जाएगा बेसिकली I/थीटा। अब करंट कितना है बच्चों, करंट है मेरे पास 6 मिली एम्पियर, 6 × 10⁻³ और थीटा कितना है बच्चों, थीटा मेरे पास है 2 डिग्री, तो ये आंसर आ गया 3 × 10⁻³, ठीक है बच्चों। तो 3 × 10⁻³ ये आंसर हो गया, शायद ये पर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सोचो बच्चों, अगर कोई सेंसिटिविटी और उसमें कंफ्यूज हो जाए तो इसका उल्टा आंसर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ है, ठीक है, ठीक है। तो आप 1000/3 को ये भी लगा सकते हो, तो हल्का सा ध्यान देना पड़ेगा, पहला आंसर आपका सही है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, एक गैल्वेनोमीटर 175 टर्न है, एरिया दे रखा है, टॉर्शन बैंड ऑफ टॉर्शन कांस्टेंट एक K है आपके पास, और ये 1 डिग्री में 1 मिली एम्पियर तो होता है, तो वैल्यू B बतानी है। तो मुझे पता ही होगा भाई कि मैंने फॉर्मूला लिखी था NIBA, K थीटा होता था, आपको B निकालना है, तो B होगा K थीटा बाय NBA, ये तो होगा बच्चों। अब K दे रखा है मेरे पास 10⁻⁻6, ठीक है। अब लेकिन ध्यान रखना ये न्यूटन पर मीटर पर रेडियन है, इसका मतलब एंगल किस में लेना, रेडियन में, अगर नहीं लोगे तो कबाड़ हो जाएगा मामला। एंगल 1 डिग्री है तो π/180 कर दो, ठीक है बच्चों। n नंबर ऑफ टर्न्स है, 175 हो गया, ठीक है। यार B में B कैसे आ गया, यहाँ पे NIA होना चाहिए। करंट आपके पास कितना है बच्चों, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ और एरिया आपके पास है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁴। अब मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा, आपका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आंसर बहुत एग्जैक्ट सा नहीं आता, मैंने सॉल्व कर रखा है, तो कुछ अप्रोक्सीमेट है, शायद 10⁻⁴ या -3 आ जाता है, तो आप देखना -3 आएगा, लेकिन बहुत एग्जैक्ट सा नहीं आएगा, मतलब आपका आंसर ऐसा कुछ आएगा 0.00098 ऐसे कुछ आ जाएगा, उसको 0.001 मान सकते हो, ठीक है। थोड़े कैलकुलेटिव सवाल कई बार आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं,
तो करना है सब सवाल, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी ऑफ, लो जी एक और सवाल मैंने डाल दी क्योंकि इस पर अगर सवाल आ गया तो आप कर लोगे, ये आखिरी सवाल है इस चीज़ पे। तो करंट सेंसिटिविटी मैंने क्या बोला कि दोनों टॉर्क बराबर होते हैं, तो NIBA K थीटा होता है और करंट सेंसिटिविटी होता है थीटा बाय आई। थीटा बाय आई कितना हो गया, NBA बाय K, ठीक है भाई। कैन बी इंक्रीज बाय, इंक्रीज करने का मतलब N बढ़ाओ, B बढ़ाओ, A बढ़ाओ या K को कम कर दो। तो NBA बढ़ाने गलत, ठीक है, सही गलत, और K को डिक्रीज करना बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा B या D। तो B या D का मतलब B या D, ये आंसर हो जाएगा D। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। आपका आंसर D है, मतलब B और D। चलो जी अगला, टू पैरेलल वायर्स इतनी दूरी पर रखी हैं, इसमें करंट x एम्पियर है और इनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना है। बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r, ये तो होता है बच्चों। सिंपल सी बात है यार। अब इसमें क्या करूं यार, I1 दे रखा है, I2 दे रखा है, दोनों x हैं, बाय 2 पाई, बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 0.2 मीटर, 1/5 मीटर लिख दूं 0.2 को, ठीक है बच्चों। म्यू नॉट कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 5x², ठीक है बच्चों। और फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है बच्चों, 2 इंटू 10 की पावर -6। यहाँ से x निकाल देना, x² 2 आ जाएगा, तो x बेसिकली √2 आएगा और √2 को आप 1.414 लिख सकते हो। कतई सिंपल सवाल है, ठीक है ना, मुफ्त के नंबर मिलेंगे अगर ऐसा सवाल आ गया तो आंसर ये आ जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अ करंट I is flowing in a straight conductor of length L, the magnetic induction, ध्यान रखना मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो टेस्ला में होती है वही होती है। कई बार इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, चीज़ एक ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है। चाहे राम कहो चाहे शाम के हो, दोनों का मतलब एक ही है। वैसे ये भी सब चीज़ें एक ही हैं, एक इंसान के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, एक चीज़ के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहा है, एक L लेंथ की वायर है, उसके सेंटर से L/4 डिस्टेंस पर फील्ड बतानी है। तो ये भी L/2, ये भी L/2 हो गया। तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये भी एंगल सेम ही होगा। अब यहाँ पर जो फील्ड होगी, फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट I बाय 4 पाई D साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो दोनों एंगल सेम ही है क्योंकि सेंटर से इतना दूरी है। अब करना क्या है बच्चों, देखो बच्चों, ये ट्राइंगल लो थीटा, ये L/2 L/4, तो एक काम को इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √5 मान ले, ठीक है भाई। तो आपको वैल्यू रखनी है तो आप रख दो म्यू नॉट I बाय 4 पाई D की जगह L/4 साइन थीटा, साइन थीटा 2/√5 आएगा, लेकिन ये डबल हो जाएगा तो 4/√5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 4 से 4 कट गया तो कुछ 4/√5 का फैक्टर आना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा D। लो जी, बहुत सिंपल सा, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपने सवाल कर लिया, ठीक है बच्चों, D आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2a and carrying current I is kept in xz plane with its center at origin. A long wire current carrying I is placed parallel to the z axis. आप भी पॉज करके करते रहा करो, है ना, मेरे करने का इंतजाम मत करो, है ना। मैं करते रहूँगा उससे कोई फायदा नहीं होगा। साल भर आपके मास्टर ने सवाल सॉल्व किया लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। फायदा तब है जब आप खुद करो, ठीक है। आप 1000 वीडियो देख लो कैसे स्विमिंग करते हैं, कैसे स्विमिंग करते हैं, एक बार भी पानी में ना उतरो काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप पानी में उतर गए तो आपका काम चल गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। B इज वेरी ग्रेटर देन टॉर्क। देखो भाई है क्या, एक एग्जैक्ट प्लेन, हम इसी को एग्जैक्ट प्लेन मान लेते हैं। अब कह रहा है कि इसके ऊपर z एक्सिस के पैरेलल, ठीक है बच्चों, ये y एक्सिस है, इस पे y बराबर b पर, मतलब यहाँ से b दूरी पर ऊपर एक करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण इस पर टॉर्क क्या होगा। तो अगर ये बहुत दूर है तो इस पूरे पे मैग्नेटिक फील्ड लगभग सेम होगी। एक्चुअली देखो कुछ पॉइंट इसके तार के पास होंगे, कुछ दूर होंगे, लेकिन अगर ये बहुत ही दूर है, जैसे आप समझ लो, जैसे कि अगर ये चीज़ है, अब ये एक तार है, अब ये इसके पास है लेकिन ये वाला पॉइंट इससे दूर है, लेकिन अगर ये 1 किलोमीटर दूर चल जाए तो सारे पॉइंट आसपास मान सकते हैं। तो इस वायर के कारण क्या होगा बच्चों, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर राइट हैंड कर्ल रूल से ले तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी, और इस वायर का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा बाहर होगा, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री हो गया। तो टॉर्क कितना होता है, mb साइन थीटा होता है, तो mb साइन थीटा हो गया, साइन थीटा की जगह साइन 90 लिख दो। अब m कितना होता है, आइए, ठीक है भाई, चलो भाई, i की जगह आई, एरिया इसका 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है कि एक इन्फिनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पे होती है म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, तो हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई r।
अब अगर वो b डिस्टेंस पर है तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई b हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई b, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट आई स्क्वायर, ठीक है, और म्यू नॉट आई स्क्वायर ये आपका हो गया म्यू नॉट आई स्क्वायर, म्यू नॉट आई स्क्वायर हो गया, ऊपर 2a स्क्वायर नीचे पाई b, ठीक है बच्चों। तो आंसर ये होना चाहिए, ठीक है बच्चों। लो जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है जी, आंसर फर्स्ट आ गया, ठीक है, तालियां बजाओ। आपका आ रहा है तो आपको खुश होने की जरूरत है। मैं खूब सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं कम क्वेश्चनों में काम नहीं चला रहा, मैं कंजूसी नहीं कर रहा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन ये आपको वीडियो शायद घंटा सवा घंटा का हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, A small circular loop of conducting wire has radius a, current I, it is placed in a uniform magnetic field B perpendicular to its place, starts। देखो बच्चों कुछ नहीं है, इसे मान लो एक लूप है, करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका बाहर हो गया, मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है। अब कह रहा है कि अपने डायमीटर के अलोंग इसको मूव किया गया, तो डायमीटर के अलोंग इसको मूव कर देते हैं, मान लो इसको अपने अंदर की तरफ कर दिया, तो जैसे ही आप इधर मूव करोगे तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो बाहर है वो भी मूव कर जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, तो इसका मतलब बेसिकली दोनों केस में, जैसे कि मान लो एक इधर है एक इधर है, मैं रंग बदल देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये इधर मूव कर गया, तो बीच में थीटा आ जाएगा, तो टॉर्क कितना हो जाता है बच्चों, टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा। अगर एंगल छोटा है तो टॉर्क को एम बी थीटा लिख सकते हैं, तो एन आई ए, एन दे नहीं रखा शायद, आई ए, ठीक है, बी थीटा, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है, और ये टॉर्क ऑपोजिट होगा, मतलब इसको वापस लाना चाहेगा, ठीक है, सही बच्चों। तो आपने ये कर लिया, क्यों वापस लाना चाहे खुद सोचो भाई, मैं थोड़ा सबको समझाऊंगा, ठीक है। ये रिस्टोरिंग टॉर्क है तो एक माइनस लगा सकते हो, मतलब टॉर्क बेसिकली माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल है। अब टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2 पाई रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय, अगर टॉर्क सी थीटा है तो डिवाइड बाय सी होता है, जैसे 2 पाई रूट एम बाय के होता है, तो मास की जगह आई आ जाता है और के की जगह ये कांस्टेंट आ जाता है। आपको पता होना चाहिए, ये एसएचएम का पार्ट है, लेकिन मैंने करा दिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आ सकते हैं। अब डायमीटर के अबाउट आई जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है बच्चों। तो एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया, इसका रेडियस ए है तो अपने पास लिख दिया एम ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है बच्चों। और ये जो सी है अपने पास वो कितना हो जाएगा बच्चों, आई ए बी, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने कर लिया, तो अपन इसको लिख देते हैं 2 पाई एम ए स्क्वायर बाय 2, और नीचे आई की जगह आई, एरिया की जगह पाई ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है बच्चों। तो ए स्क्वायर स्क्वायर कट गया आपके पास, आपका टाइम पीरियड का कुछ ना कुछ फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला कुछ बनना चाहिए आपके पास, आई होप 2 नीचे आएगा, क्या फॉर्मूला होगा भाई, आंसर 1 दे रखा है तो ये उल्टा चल रहा है, हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये 2 अंदर आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ कैसे हो गया, तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, अरे 2 पाई अंदर आके 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया एम ए स्क्वायर बाय 2 आई पाई स्क्वायर बी, ठीक है। तो 2 से 2 काट देना, पाई से पाई कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए क्वेश्चन कई बार मैं भी घबरा जाता हूँ कि भाई ये हो क्यों नहीं रहा, थोड़ा मोड़ा लेफ्ट राइट कर लेना। कई बार जानते हो बच्चों कैलकुलेशन बहुत टफ आ रही है आजकल, कई बार चीज़ें कटती है, कई बार चीज़ें कटती ही नहीं है। तो कई बार ना अगर आपका आंसर कुछ आ जाए उसको सॉल्व करके देख लेना पॉइंट में, हो सकता कोई आंसर मैच कर जाए, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जहाँ तक हो सके सिंबल में सॉल्व किया करो, क्योंकि कई बार आप पहले वैल्यू डाल देते हो तो पहले से कैलकुलेशन कबाड़ होने लगती है, तो सिंबल में सॉल्व करो, इट्स बेटर। अगला क्वेश्चन, तो हमको बहुत मजा आ रहा है, हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, और हम एक ही बार में मैग्नेटिज्म झंडे गाड़ के जाएंगे। A long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis. If the current is doubled and the new number of turns per centimeter is halved, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी करा देने चाहिए, बच्चे खुश हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इसको 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आधा कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, अरे भाई सेम रहेगी भाई, एक को डबल एक को हाफ कर दिया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। आंसर ए, वाह कितना बड़ा काम किया पांडे तूने, गजब, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन, 2 concentric circular loops of radii 30 cm and 50 cm are placed in xy plane as shown in the figure. A current 7 ampere is flowing through them in direction as shown in the figure. The net magnetic moment of the system is. चलो भाई, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं।
1 की फील्ड कितनी होगी बच्चों? पहली बात मैग्नेटिक मोमेंट इसका बाहर होगा और 2 का अंदर होगा। तो 1 का बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है तो ये हो जाएगा म्यू नॉट NIA, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स देन रखे तो करंट इंटू एरिया होगा, तो ये हो गया 7 इंटू पाई इंटू 1 का 0.3 का स्क्वायर, और ऐसे ही 2 का हो जाएगा, ये हो जाएगा बाहर की तरफ, और 2 जो है वो ऐसे है तो उसका अंदर की तरफ, वो हो जाएगा आपके पास अगेन I इंटू ए। तो करंट कितना है 7, इसका होगा पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर, और ये अंदर की तरफ हो गया। जैसा दिख ही रहा है कि ये बड़ा है, तो आपको अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या करना, B2 माइनस B1 कर लेना और दिशा अंदर की तरफ आएगी, ठीक है बच्चों। तो आंसर माइनस क्या आ जाएगा, ये वैल्यू एग्जैक्टली नहीं लेकिन लगभग 3.5 के आसपास आ जाती है, आपको कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। तो ये लगभग ये आंसर हो जाएगा, एग्जैक्टली 3.5 नहीं आती, 3.5 के आसपास आ जाती है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बहुत भारी काम नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे चले तो सही है भाई। अगला, the magnetic field at the center of a current carrying loop is B1, the magnetic field at a distance √3 times the radius is given in the circular loop is B2, the value B1 B2। कुछ नहीं भाई साहब, एक मैग्नेटिक लूप है, ठीक है बच्चों, सही है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B1 है और इसके रेडियस से √3 डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B2 है। तो मेरे से पूछ रखा है कि B1 बाई B2 का रेशियो क्या होगा भाई। अब इसके लिए अपने को फॉर्मूले रटे होने चाहिए। B1 होता है भाई म्यू नॉट I बाय 2R, और B2 होता है म्यू नॉट I R स्क्वायर बाय 2R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, इसको R√3 लिख देना है। R√3 करोगे तो ये 4R स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 का रूट कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप कर सकते हो, आपका जो आंसर दे रखा है आ जाएगा। तो आप पॉज करो, आंसर निकालो, देखिए आंसर क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है C। तो अगर आपका आंसर C आ रहा है तो बिल्कुल सही है, मैंने खुद कर रखा, आंसर C आता है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल गोइंग अराउंड इन अ सर्कल कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ करंट लूप। एक चार्ज पार्टिकल है, उसको करंट लूप मान सकते हैं। A particle of mass m carrying charge q is moving in a plane with a speed v under the influence of magnetic field B. The magnetic moment of this moving particle is। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। कैसे? मान लो जैसे कि कहीं मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, अब एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मान लो इधर की तरफ है और वो इधर जा रहा है, तो इस पर जो फोर्स होगा क्यू वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी इधर आएगा तो फोर्स इधर होगा, फोर्स सेंट्रीपिटल होता है तो इधर सेंटर होगा, तो मतलब ये सेंटर के आसपास चक्कर काटेगा। अब इसमें पहली चीज सोचने की ये है कि अगर ऐसे चक्कर काटेगा तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा, इसका करंट ऐसा होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है वो करंट ऐसा होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी अंदर होगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी जो दिशा है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होनी चाहिए। तो अगर हम दिशा बी वेक्टर से लेके चलते हैं तो ये तीनों आंसर हो सकते हैं, एक आंसर तो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा क्योंकि तीनों माइनस है। कैसे निकालेंगे बच्चों? तो दिशा तो अपन ने देख ली माइनस है, अब मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा बच्चों, आई होता है चार्ज बाय टाइम और एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, चार्ज है, टाइम कितना होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है बच्चों। अब पाई रेडियस होता है एम बी बाई क्यू बी, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन आपके सामने है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो, आपका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर दे रखा है 4 है, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक माइनस का निशान लगाना जरूरी है तभी काम चलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं आगे, लेकिन बच्चों फिर मैं बोल रहा हूँ कि इस सेशन का फ़ायदा उठाना है सीरियसली, तो अपने कॉपी पेन लेके बैठो और काम करते चलो, अदरवाइज इस सेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अभी अगला सुंदर सा क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिकली वायर से कैसे है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेसिकली इसमें करंट, ये जो वायर है अंदर वाली, इसमें करंट 2 एम्पियर का है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और बी बाहर वाली है, इसमें करंट 3 एम्पियर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इनके मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना है। चलो भाई पकड़ते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स तो देन रखे, तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो बी होता है म्यू नॉट आई बाय 2r। तो बी ए और बी बी का अगर आप रेशियो करोगे तो आपके पास नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है ना, हाँ तो बस ठीक है।
तो अगर आप ए और बी का रेशियो करोगे तो बेसिकली ये आई बाय आर का रेशियो आ जाएगा, बस, और क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन साथ में यूनिटरी मेथड लगेगा, थीटा बाय 2 पाई। देखा, बड़े बड़े लोग भी गलती कर देते हैं। तो इसमें जो रेशियो होगा बी ए और बी बी का, वो जो अलग अलग चीज़ें, वो आई थीटा बाय आर है। तो ये हो जाएगा आई थीटा बाय आर ऑफ ए डिवाइड बाय आई थीटा बाय आर ऑफ बी। ठीक है भाई। अब ए का करंट 2 है, एंगल कितना है बच्चों, ए ये 90 डिग्री छोड़ रखा है तो 270, और ए का रेडियस कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। नीचे अगले का बी का करंट कितना है बच्चों, करंट आपके पास 3 एम्पियर है, एंगल ये 60 डिग्री छोड़ रखा है तो 300 हो गया, और रेडियस कितना दे रखा है बच्चों, रेडियस मेरे पास है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप खुद सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मौज आ रही है बच्चों, आ रही है भाई। क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हम मैग्नेटिज्म में फोड़ देंगे। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करा रहा हूँ, खूब एक्सटेंसिव, बढ़िया प्रैक्टिस है ना, हम डिराइव नहीं कर रहे लेकिन प्रैक्टिस खूब कर रहे हैं। आंसर 3 आ जाएगा तो आ जाएगा भाई, आ जाएगा, देख लेना यार, मैं थोड़ा कैलकुलेट करूंगा। ठीक है बच्चों, अगला मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल शेप। अब ये थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 50 टन। ऐसा क्वेश्चन एक बार एक्चुअली जेई एडवांस में आया था, उसको कॉपी करके एक बार जेई मेंस में भी आया था, तो हम भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये एक हेक्सागोनल शेप, और इसके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो किसी एक वायर के निकालते हैं, उसका 6 टाइम्स कर देंगे। अब एक वायर का कैसे निकालेंगे भाई, ये एंगल टोटल 60 डिग्री होता है, तो एक वायर के कारण क्या होगा बच्चों, एक वायर के कारण ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो इसका मतलब अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। ठीक है बच्चों, अब इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन 30 हाफ होता है, साइन 30 दूसरा भी हाफ होता है, तो 30 प्लस 30 हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी हो गया। अब म्यू नॉट 4 पाई तो 10 की पावर -7 होता ही है। करंट कितना है बच्चों, अच्छा छोड़ दो, उसकी जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, तो म्यू नॉट 4 पाई तो अपनी जगह हो गया। अच्छा, इसके टर्म से बताना है ना, तो एक काम करते हैं, तो अपने को डी की वैल्यू लिखनी है, तो डी बेसिकली ये दूरी है। अब ये जो दूरी है डी, ये आपके पास, अब ये है तो ये भी है, तो डी जो अपने पास है वो अपने पास हो जाएगा, डी आ जाएगा ए cos 30। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू होगी अपने पास, तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए cos 30 हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए √3। ठीक है बच्चों, अब ये तो एक के कारण हो गया, टोटल निकालना है तो 6 ऐसी साइड है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके आपके पास 50 टर्न और है, तो आपको अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इसको 6 × 50 मतलब 300 से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, साइड की वैल्यू रख देना बच्चों, साइड की वैल्यू कितने बच्चों, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेशन खुद करो भाई, साल भर मास्टर ने कैलकुलेशन की तभी तो आप वीक हो गए, आप कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 3। ठीक है बच्चों, बोले तो 500√3। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन गन है और इस प्लेस इनसाइड ए सोलेनॉइड ऑफ इतना, द सोलेनॉइड हैज इतने टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरीज अ करंट ऑफ व्हाटएवर। ठीक है ठीक है ठीक है, सही। हम इस सोलेनॉइड को बाहर से देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसके सेंटर से एक चीज को छोड़ा गया तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन क्यों करेगा बच्चों, क्योंकि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मान लो सोलेनॉइड के, मान लो सोलेनॉइड ऐसी है, ये हम उसको सामने से देख रहे हैं, ऐसे करंट है सोलेनॉइड में। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, आप उल्टा करंट मान लो, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगी। अब V क्रॉस B इधर आ गया, तो तरीका यही है कि अगर उस दीवार से ना टकराए, मतलब इसका जो रेडियस है, मतलब इसका सोलेनॉइड का डायमीटर इसका रेडियस है, मतलब इसका जो रेडियस है, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो उसका डबल, कि सर्कुलर पाथ के रेडियस का डबल हो गया, इसका जो डबल है सर्कुलर पाथ के रेडियस का, वो सोलेनॉइड के रेडियस से कम हो जाए। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है।
अब रेडियस होता है बच्चों mv बाई क्यूबी इज लेस देन आर, ठीक है। अब मेरे से पूछा है वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी इज लेस देन क्यूबी आर बाय 2m, और b की वैल्यू अपने को पता ही है बच्चों कितनी होती है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक, ये शायद इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, क्या है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है, तो q को e लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट ni लिख दो, r को r लिख दो, 2m को 2m लिख दो, तो आपका जो आंसर आना है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, बस हल्की सी एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बिल्कुल टिके रहना बच्चों, थोड़ा गैप चाहिए, थोड़ा गैप ले लो, थोड़ा लेक्चर लंबा चल रहा है, चाय पानी पी के आओ, लेकिन एक बार करके छोड़ो, बीच में नहीं छोड़ना चीज़ों को, ठीक है बच्चों, हर सवाल को ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अ पार्टिकल हैविंग सेम चार्ज एज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ ऑर्बिट 0.5 सेंटीमीटर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतना, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, ठीक है, मेक्स इट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन कब होती है बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो ये क्यू ही होता है, ये क्यू भी होता है, ठीक है बच्चों। अब क्यू की तो कट गया, हम मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, तो मास बताना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो इस केस में बच्चों क्या होगा कि पार्टिकल का मास बताना है। अब देखो बच्चों, इस केस में आपके पास जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी ई बाई बी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को दे रखी है वो हो जाएगी 100, और जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है मेरे को हाफ दे रखी है, तो इसका अंदर स्पीड 200 हो जाएगी। तो ये तब पॉसिबल है जब पार्टिकल की स्पीड 200 है। अब वो पार्टिकल का स्पीड नहीं, पार्टिकल का मास पूछ रहा है, तो उसमें फिर मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं भाई, रेडियस mv बाई क्यू भी होता है, ठीक है बच्चों। अब मास निकालना है तो क्या होगा बच्चों, क्यू बी आर बाई वी, ठीक है बच्चों। तो आपको पार्टिकल का चार्ज दे रखा है, ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी होगी आधा टेस्ला, रेडियस आपको रेडियस दे रखा है क्या बच्चों, रेडियस दे रखा है आधा मीटर, ठीक है बच्चों। स्पीड आपने निकाल ली 200, तो बस सारी वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्राई करो आप, आपका आंसर आ जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, ठीक है। तो डी आंसर आती है आपके, आ जाएंगे मौज, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। आप कहोगे सर बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, थोड़ा और क्वेश्चन करो तभी मजा आएगा, है ना। चलो भाई साहब, ठीक है, लेकिन हम एक बार में बिल्कुल पक्के जाएंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि इस पार्टिकल को यहाँ पे छोड़ा गया, और क्वेश्चन कह रहा है कि द फिगर शोज अ रीजन इन विच मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है, 60 डिग्री पे छोड़ा गया, अगर 10 रेवोल्यूशन क्रॉस करता है तो ये एल किसके क्लोज होगा। तो एक्चुअली क्या होगा बच्चों, अगर किसी एंगल पे होगा तो ऐसे जाएगा। अब 10 रेवोल्यूशन मतलब इसका पिच का 10 टाइम्स, इसका पिच का 10 टाइम्स जो होगा एल के बराबर है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन मेरे से पूछा एल कितना होगा, तो एल 10 टाइम्स पिच होगी, और पिच जो होती है बच्चों वो होती है वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, तो एल कितना हो गया वी पैरेलल। अब वी पैरेलल क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, तो अगर इसकी वेलोसिटी ऐसे है 60 डिग्री पर, तो वी पैरेलल हो जाएगा वी कॉस 60, तो वी कॉस 60 हो गया, और टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है बच्चों। तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा, अब सिंपल सी बात है, एल को आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप कैलकुलेट करो, ठीक है बच्चों, और देखो क्या आंसर आता है, ठीक है बच्चों। थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, बहुत सदी हुई कैलकुलेशन नहीं है, आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, लेकिन आपका आंसर लगभग 0.44 आ जाता है, एग्जैक्ट नहीं आता, 0.43 या 0.45 आ सकता है, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। तो सारी कैलकुलेशन ये आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज मूविंग नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर मान लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज इज पैरेलल, तो एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है मान लो, और इस पर फोर्स इधर है, ठीक है बच्चों। द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, कह रहा मोशन किधर होगी, तो इस क्वेश्चन को पॉज करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों हम करते हैं, अगर करंट इधर है तो अपन राइट हैंड कर्व रूल से हिसाब से आसपास इस पर चक्री मारेंगे, और चक्री मारने के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी बच्चों, इधर होगी, ठीक है बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अब देखो बच्चों फोर्स क्या होता है क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है बच्चों। अब फोर्स इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है। तो वेलोसिटी, अब सोचो अगर वेलोसिटी इधर होती है तो v क्रॉस भी नीचे आएगा, लेकिन फोर्स होगा नेगेटिव चार्ज है माइनस ही v क्रॉस भी। तो आप समझना, अगर इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ है, ठीक है, तो v क्रॉस भी जो होगा आपके पास, v क्रॉस भी नीचे आएगा, लेकिन फोर्स ऊपर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको करंट की दिशा में चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो टुवर्ड्स द वायर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर नेगेटिव चार्ज है तो, पॉजिटिव होता तो जो भी आंसर होता, लेकिन नेगेटिव में तो ये टुवर्ड्स द वायर होना चाहिए।
तो आंसर आपके पास बी हो गया, टुवर्ड्स द वायर। तो आपको बहुत मजा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हम इतना भयंकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने खूब सारे क्वेश्चन कर लिए अब तक, ठीक है। मेरे को लगता है 20-21 क्वेश्चन कर लिए। अब हमको कितने क्वेश्चन करने देखते हैं बच्चों, 21, 22, बस 2 ही क्वेश्चन करने हैं, तो बच्चों लग जाओ, ठीक है बच्चों। 21 क्वेश्चन, ये 3 है बच्चों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड में कर रहे हैं। क्वेश्चन कर ऐसे क्वेश्चन आता है, रेशियो ऑफ सर्कुलर पाथ, तो रेडियस कितना होता है बच्चों, एम बी बाई क्यू बी, और इसको लिख सकते हैं √2m के, ठीक है बच्चों। अब काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, तो ये √m/q के प्रोपोर्शनल आ गया। अब बेसिकली हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास है एक है हमारे पास प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा, तीनों का रेशियो बताना है। चलो भाई, प्रोटॉन का मास 1 मान लेते हैं, चार्ज भी 1 मान लेते हैं। ड्यूट्रॉन में 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है, तो मास 2, चार्ज तो 1 ही रहेगा। अल्फा में 4 न्यूक्लियन होते हैं, तो मास 4, लेकिन चार्ज उस पर 2 प्रोटॉन का होता है, तो चार्ज 2 हो गया। तो ये हो गया 1:√2 और ये √4 2 हो गया, 2/2 1 हो गया, तो 1√2। लो जी, हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं देखो आप, है ना। अब बच गया आखिरी क्वेश्चन। चलो भाई, आखिरी क्वेश्चन है भाई साहब कि a particle of charge q mass में moving in the velocity towards the last screen place इतना distance है, field of इतना, then minimum value v which the particle does not hit screen। देख कुछ नहीं बच्चों, ऐसा है, एक पार्टिकल चल रहा है, ये इसको हिट ना करे, हिट ना करने का मतलब सर्कुलर मोशन करेगा और इसका जो रेडियस होगा वो d से कम होना चाहिए, सिंपल सी बात है, बस हो गया क्वेश्चन। तो रेडियस mvr/qb इज लेस देन d, आपको v की वैल्यू बतानी है तो आप v की वैल्यू बता सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर आप यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब आपने मैग्नेटिज्म पे भंभाट काम किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने भी मैग्नेटिज्म के खूब सारे क्वेश्चन लिए क्योंकि इससे सीरियसली क्वेश्चन आते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पूरा सा पार्ट है। तो अगर आपको सीरियसली मज़ा आया, आपने बहुत कुछ सीखा, तो आप और सीखो और क्वेश्चन करो। अगर आपके एग्जाम में नंबर बढ़ते हैं तो कृपया हमको फॉलो करते रहें और एक अच्छा सा लाइक और एक सुंदर सा कमेंट अगर यहाँ तक आए हो तो छोड़ के जाओ, ठीक है बच्चों। तो आपसे मिलते हैं फिर अगले लेक्चर्स में। ये लेक्चर थोड़ा लंबा था, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।